Pecking order theory suggests firms prefer financing in order. अगर हम बात करते हैं पेकिंग ऑर्डर थ्योरी की, सो उसके अकॉर्डिंग फर्म्स कैसा फाइनेंस, किस तरीके से फाइनेंस प्रेफर करती हैं, क्या ऑर्डर होता है उनकी प्रेफरेंसेस का. ऑप्शन ए, सबसे पहले दे टेक मनी फ्रॉम डेट, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करते हैं, देन दे रेज मनी थ्रू इक्विटी. ऑप्शन बी, सबसे पहले दे यूज रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद दे टेक फंड्स फ्रॉम डेट एंड देन दे रेज मनी थ्रू इक्विटी. ऑप्शन सी, इक्विटी देन डेट एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स. ऑप्शन डी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स देन इक्विटी एंड लास्टली डेट. करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स, देन डेट एंड फाइनली equity. So this is the order that is preferred by the firms as per pecking order theory. Current share price rupees 300. That means आपको P की वैल्यू गिवन है 300. डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मतलब कि D1 नेक्स्ट ईयर जो डिविडेंड पे किया जाएगा दैट इज ₹30. ग्रोथ रेट 5%. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, D1 बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट दैट इज 5%. तो हम उसे लिख सकते हैं 0.05. राइट, बाकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं. D1 हमारे पास है 30, मार्केट प्राइस हमें गिवन है 300 एंड हेयर वी हैव ग्रोथ रेट एज 0.05. सो सेम हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.05. सो 30 by 300 विल बी 0.1 और यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है 0.05. सो जब आप ऐड करेंगे 0.1 में 0.05 यू विल गेट 0.15. दैट इज 15%. क्योंकि 0.15 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0.15 into 100. सो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज 15%. इक्विटी 6 लाख रुपीज, डेट 4 लाख रुपीज. कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 15% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%. Tax rate that is applicable is 30% and we have to calculate weighted average cost of capital. Options हमें given है 11%, 12%, 13% और 14%. Let's calculate weighted average cost of capital. So see यहाँ पर हमें दो sources of finance given है, that is equity and debt. Equity है 6 लाख रुपीस का, debt है 4 लाख रुपीस का, दोनों का टोटल होता है 10 लाख रुपीस. अब हमें कैलकुलेट करना होगा वेट, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो 6 लाख बाय टोटल दैट मीन्स इक्विटी का वेट होता है 0.6. सिमिलरली डेट इज 4 लाख बाय 10 लाख दैट मीन्स वेट फॉर डेट इज 0.4. कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स जो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वी हैव बीन गिवन एज 15% एंड कॉस्ट ऑफ डेट हमें गिवन है 10%. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, weight into specific cost that is given to us. मतलब कि 0.6 into 15 is 9% the weighted cost of equity. Now we have to calculate weighted cost for debt also, but वो हम directly weight से cost को multiply करके नहीं निकाल सकते हैं because 10% is your cost of debt before tax. But हमें question में tax का rate भी given है, so हम पहले calculate करेंगे cost of debt after tax, that will be 10% into 1 minus t. t यहाँ पर मतलब कि आपका टैक्स रेट गिवन है 30%, so उसे हम लिख सकते हैं 0.3. so 10% into 0.7 is 7%. this is after tax cost of debt. अब इस कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे वेट से एंड यू विल गेट 2.8% एज वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट. 9% प्लस 2.8% is equal to 11.8%. That is very close to your option B. So option B here is the correct answer. Working capital policy that minimizes current assets relative to sales is, options हैं aggressive, conservative, moderate और balanced. Correct answer यहाँ पर है option A, that is aggressive. Aggressive working capital जो policy होती है that minimizes current assets relative to sales. यहाँ पर you have high risk and high return. CAPM assumes investors are compensated for, options हमारे पास हैं total risk, systematic risk, unsystematic risk और business risk only. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि यहां पर जो मैटर करता है दैट इज ओनली नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क.
Cost of the project rupees 50,000, annual cash inflow for 5 years rupees 15,000, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि हमें फाइंड आउट नहीं करना होगा, दैट इज 5 साल एट द रेट 10% इज गिवन टू अस एज 3.79. कैलकुलेट एनपीवी. नाउ लेट्स कैलकुलेट एनपीवी. सो एनपीवी निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल कैश इनफ्लो हमें गिवन है 15,000 रुपए, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से. ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.79. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है देन वी नीड टू लुक आउट फॉर द सेम इन द प्रेजेंट वैल्यू टेबल, राइट. सो 15,000 इंटू 3.79 गिव्स अस 56,850. कैश आउटफ्लो कितना किया था हमने? That means the cost of project 50,000 rupees. Now present value of cash inflow minus cash outflow is equal to NPV. That comes out to be 6,850. Which of the following is not a determinant of dividend policy? Dividend policy का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपनी earnings का कितना % as dividend देना चाहता है शेयर होल्डर्स को, that is known as dividend policy. So इनमें से ऐसा क्या है on which dividend policy will not depend? That means which of the following is not a determinant of dividend policy? Options हमारे पास हैं stability of earnings, legal restrictions, manager's personal wealth और tax policy. Correct answer यहाँ पर है option C, that is manager's personal wealth. मैनेजर की जो पर्सनल वेल्थ होती है that does not determines, that does not helps in deciding or does not impacts dividend policy of a firm. जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस जैसे कि stability of earnings, legal restrictions, tax policy are determinants of dividend policy. The clientele effect in dividend policy suggests, options हमारे पास हैं investors select firms matching their dividend preferences, dividend decision has no impact on firm's value, dividends reduce firm's liquidity or dividend increases cost of equity. Correct answer है option A, that is investors select firms matching their dividend preferences. Lease financing is preferred because options हैं it provides tax benefit on depreciation, it provides ownership advantage, lease rentals are tax deductible, it is always cheaper than debt. Correct answer is option C, that is lease rentals are tax deductible. If a company wants to minimize flotation cost, it will prefer, अगर company flotation cost को minimize करना चाहती है, so what will it prefer out of the given options? Options हैं debt, equity, retained earnings और preference shares. Correct answer is obviously option C, that is retained earnings. High operating leverage implies, options हैं low business risk, high fixed cost in cost structure, high proportion of variable cost, or is it option D, that is low EBIT? Correct answer है option B, that is high fixed cost in cost structure. High operating leverage कब होता है? When a company has high fixed cost in the cost structure, and formula for operating leverage is contribution by EBIT. Here how can we calculate contribution? Contribution आप calculate कर सकते हैं by sales minus variable cost. मतलब कि आप sales में से variable cost को less करेंगे, you will get contribution, and you divide it with EBIT, you will get operating leverage. Next question, we have to match the ratios with their type. सबसे पहले हमें given है current ratio, then we have operating ratio, debt equity ratio and stock turnover ratio. टाइप्स में हमें गिवन है सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी. सो करंट रेशियो होता है अ लिक्विडिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, डेट इक्विटी आपका सॉल्वेंसी रेशियो है, एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज योर एक्टिविटी रेशियो. सो 1 के साथ हम मैच करेंगे 2. सो इन दोनों में वी हैव 1 के अगेंस्ट 2. उसके बाद सेकेंड के साथ हम मैच करेंगे 4 विच कम्स हेयर, थर्ड के साथ 1 एंड 4 के साथ 3. So that means option C is the correct answer. Which ratio is best for measuring long-term solvency? Options हैं current ratio, quick ratio, debt equity ratio और is it inventory turnover ratio. So अगर आपको measure करना है firm का long-term solvency, so that means you will be using option C, that is debt equity ratio. Current ratio and quick ratio are liquidity ratios and they are used to measure, you can say either liquidity or short-term solvency of the firm. Inventory turnover ratio again आपका solvency के बारे में आपको नहीं बताता है, but it is a
एफिशिएंसी रेशियो. सो अगर आपको मेजर करना है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, यू विल बी यूजिंग डेट इक्विटी रेशियो. A debenture of rupees 1000 carries 12% interest. Calculate cost of debt if tax rate applicable is 30%. सी अगर यहाँ पर हमें टैक्स रेट नहीं गिवन होता तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाता, सीधा सीधा 12%. लेकिन हमें यहाँ पर 12% इंटरेस्ट गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है टैक्स रेट दैट इज 30%. तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन ब्रैकेट में वी विल हैव 1 माइनस 0.3. 0.3 हमारे पास कहाँ से आया, दैट इज योर टैक्स रेट. 30% को हम 0.3 भी लिख सकते हैं. सो ये फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. आप पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, मल्टीप्लाई, इन ब्रैकेट यू हैव 1 माइनस टी. सो यहाँ पर 1 माइनस टी होता है 1 माइनस 0.3. सो यू हैव नाउ 12 इंटू 0.7. अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. And it comes out to be option C, that is 8.4%. Which approach suggests cost of equity rises with debt proportion? Options हमारे पास है net income approach, net operating income approach, traditional approach और MM approach. यहाँ पर बात हो रही है capital structure approaches के बारे में. And इनमें से जो approach कहता है, जो approach suggest करता है that cost of equity rises as the company uses more and more debt in the capital structure, that is option C, traditional approach. Detailed video, numerical as well as theory is available on channel. If you want to see the same, write in the comment section traditional approach. I will be sharing the same in the comment section. Which of the following is a spontaneous source of finance? Options हैं debentures, trade credit, preference shares और term loan. Correct answer है option B, that is trade credit. In working capital management, a longer operating cycle indicates options हैं less working capital requirements, more working capital requirements, no impact और lower profitability. Correct answer है option B, that is more working capital requirements. अगर आपकी operating cycle बहुत long है, इसका मतलब क्या होता है, you are taking a lot of time to convert your raw materials into finished goods. So that means अगर आपकी operating cycle बहुत लंबी है, बहुत long है, so what will happen, you will require more working capital. The agency problem in finance is primarily between options that have been given to us here in the question are shareholders and government, shareholders and managers, creditors and suppliers, or is it option D, customers and managers? Correct answer है option B, that is shareholders and managers. Residual dividend policy implies dividends are option A, paid first, investments later, option B, paid out of retained earnings only, option C, residual after financing profitable investments और option D, never paid. Residual dividend policy का मतलब क्या होता है, पहले कंपनी अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा देती है, जहां जहां भी उनको प्रॉफिटेबल लगता है पैसा लगाना, उसके बाद जो पैसा बचता है दैट इज यूज्ड टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. मतलब कि ऑप्शन सी, रेजिड्यूअल आफ्टर फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर मॉडर्न अप्रोच. यहाँ पर हमसे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. एज पर मॉडर्न अप्रोच इज, ऑप्शंस हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बिकॉज जब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट एम्फसाइजेस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, not just the profits. So correct answer यहाँ पर है option B, that is wealth maximization. A higher degree of combined leverage indicates, options हमें given है low risk, high business and financial risk, low financial risk और low fixed cost. Correct answer है अगर आपकी कंपनी का combined leverage high है, मतलब कि you have high business as well as financial risk. डिविडेंड स्मूथिंग इम्प्लाइज, ऑप्शंस जो हमें यहाँ पर गिवन है दे आर ऑप्शन ए, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन सी नो डिविडेंड एट ऑल और ऑप्शन डी रेजिडुअल डिविडेंड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट मीन्स
कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर रहेगा कंपनी का, चाहे कंपनी की अर्निंग्स कितनी भी फ्लक्चुएट करें। आपकी अर्निंग्स कम या ज्यादा हो सकती हैं, बट जो आपने डिविडेंड पर शेयर डिसाइड किया है आप वही डिविडेंड पर शेयर देंगे टू द शेयर होल्डर्स। दैट इज नोन एज डिविडेंड स्मूथिंग। एंड क्या डिफरेंस होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो में एंड कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में? अंडर कांस्टेंट पे आउट रेशियो कंपनी क्या करती है, एक परसेंटेज डिसाइड करती है, लेट्स से 40%। तो मतलब कि जो भी अर्निंग होगा उसका 40% विल बी द डिविडेंड। लेकिन कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर में कंपनी डिसाइड्स द डिविडेंड। फॉर एग्जांपल 5 रुपीज पर शेयर अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया विल बी डिविडेंड पर शेयर, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 इररिस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग्स। EBIT EPS analysis is useful for options हैं investment decisions, dividend decisions, capital structure decisions और working capital decisions. So first of all EBIT EPS analysis क्या होता है? This analysis tells you an amount of EBIT जो कि अगर आप अचीव करते हैं after that whatever capital structure you choose your EPS will be same. सो अगर आप इस EBIT पर आ जाते हैं तो उसके बाद आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी डेट कितना भी इक्विटी हो, कोई भी आप ऑप्शन चूज करते हैं ऑफ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे कि 40% डेट 60% इक्विटी, 30% डेट 70% इक्विटी और समथिंग एल्स, all of the given options will give you same earning per share. That is known as EBIT and EPS analysis. So it is useful for option C, that is capital structure decisions. So correct option is option C, that is 6,850. और अगर आपसे क्वेश्चन में फर्दर पूछा जाता है कि whether the project should be accepted or not, so क्योंकि हमारा NPV पॉजिटिव है, right, we have higher present value of cash inflow than the cost of the project, so that means the project should be accepted. A project cost rupees 2 lakh, annual cash inflows rupees 60,000, calculate payback period. So जब आपका annual cash inflow सेम होता है, मतलब कि आप हर साल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट सेम इनफ्लो कमाते हैं एवरी ईयर, देन द मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिवाइड इट विद एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब कि 2 लाख डिवाइडिंग इट विद 60,000 एंड यू विल गेट द पे बैक पीरियड विच इज 3.33 years. मतलब कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कब होता है, व्हेन एनुअल कैश इनफ्लोज आर डिफरेंट फॉर एवरी ईयर। तब हम पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, उसके लिए काफी सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। राइट इन द कमेंट सेक्शन पे बैक पीरियड विद अनइक्वल कैश इनफ्लोज एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक। Calculate operating leverage if EBIT is 2 lakh rupees, sales 10 lakh rupees and variable cost is given to you as 60%. Options हमें जो given है for the answers they are 2, 3, 4 और 5. So let's calculate operating leverage. So see operating leverage का फॉर्मूला होता है contribution by EBIT. कंट्रीब्यूशन हमें गिवन नहीं है बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना है बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमें गिवन है 10 लाख रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 60%। 60% किसका, सेल्स का। सो 10 लाख का 60% होता है 6 लाख रुपए। सो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज 10 माइनस 6, दैट इज 4 लाख रुपीस। अब EBIT हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 2 लाख रुपीस। सो कंट्रीब्यूशन हमने अभी निकाला 4 लाख, dividing it with EBIT that is given as 2 lakh, so operating leverage comes out to be 2 times. So correct answer here is option A, that is 2. Next question, dividend per preference share is 12 rupees, price per share 120, that is your market price or issue price you can say, flotation cost 10% and we have to calculate cost of preference shares. So यहाँ पर dividend हमें given है 12, आपका जो net proceed that means प्राइस पर शेयर में से आप जब लेस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 10%। 10% किसका, 120 रुपए का, जो कि बनता है 12 रुपीज। यू विल गेट 120 माइनस 12 दैट इज 108। राइट, सो ये आपका हो जाता है नेट प्रोसीड्स इनटू 100 आप इसे करेंगे, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी दैट इज 11.1%. फैक्टरिंग इज यूजफुल फॉर, ऑप्शंस हमें गिवन है यहाँ पर, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट और इक्विटी फाइनेंसिंग. सो फैक्टरिंग इज यूजफुल फॉर ऑप्शन सी दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल्स मैनेजमेंट.
Here we have to match the two columns जहाँ पर हमें given है column A में we have techniques or of capital budgeting and column B में हमें given है the explanation of the techniques. So सबसे पहले payback period है हमारे पास, then we have net present value, internal rate of return and profitability index. Explanation में हमें given है या डिस्क्रिप्शन में हमें गिवन है एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी मेजर, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी और डिस्काउंट रेट एट एनपीवी इज इक्वल टू 0. सो पे बैक पीरियड मेथड इज अ लिक्विडिटी मेजर, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि पैसा कितना जल्दी वापस आ जाएगा कंपनी के पास. सो दिस रिलेट्स विद लिक्विडिटी मेजर. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज योर एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट जहां पर आपका एनपीवी 0 होता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. सो दैट मीन्स 1 के साथ हम मैच करते हैं 2, यहां पर भी हो सकता है 2 के साथ हम मैच करते हैं 1. सो दैट मीन्स नहीं, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. 3 के साथ हम मैच करते हैं 4 एंड 4 के साथ हम मैच करते हैं 3. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. अगेन वी हैव अ क्वेश्चन जहां पर हमें मैच करना है कॉलम ए एंड बी में गिवन आइटम्स को. कॉलम ए में हमें गिवन है अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉलम बी में हमें गिवन है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अप्रोचेस और हमें अकॉर्डिंगली मैच करना है. सबसे पहले वी हैव नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच एक रेलेवेंस अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, दैट सेज कि अ फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू इफ इट यूजेस मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. सो मतलब कि वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर. यहां पर हमने इसे मैच कर लिया. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेज दैट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, कितना परसेंट डेट होना चाहिए, कितना परसेंट इक्विटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो भी प्रोपोर्शन होगा फर्म का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है. एमएम थ्योरी अज्यूम्स परफेक्ट मार्केट. ट्रेडिशनल अप्रोच सेज देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर आप एक पॉइंट से ज्यादा डेट को यूज करेंगे देन योर KO, दैट मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो दैट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी को यूज करना चाहिए. सो दैट मीन्स 1 के साथ हमने मैच किया 2, 2 के साथ हमने मैच किया 4, 3 के साथ 1 एंड 4 के साथ वी हैव 3. So that means option C here is the correct answer. According to MM approach, that means Modigliani and Miller approach, the value of the firm is impacted by capital structure, dividend policy, risk class of assets or debenture issue. Correct answer यहाँ पर है option C, that is risk class of assets, because as per MM approach, in perfect markets only operating income is what that matters. So correct answer option C, that is risk class of the assets.